देश का सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज चैनल जी न्यूज अब फ्री टू एयर हो गया है। अपने केबल ऑपरेटर से हक से मांगिए जी न्यूज बिना किसी अतिरिक्त शुल्क दिए। अब हम जी न्यूज के दर्शकों को यानी आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि जी न्यूज भारत का सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल बन गया है। द ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट इंडिया स्टडी 2016 के सर्वे में देश की जनता ने जी न्यूज को देश का सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज चैनल माना है। हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि जी न्यूज पर खबरें दिखाने के अलावा दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा जानकारियां दी जाएं और खबरों का विश्लेषण इस तरह से किया जाए कि हर दर्शक खबरों का एक्सपर्ट बन जाए, क्योंकि हमारा मानना है कि खबरों की तह तक जाना सिर्फ पत्रकारों का ही काम नहीं है, बल्कि ये ताकत जनता को भी दी जानी चाहिए। और हमारी इसी कोशिश को दर्शकों ने यानी आप सब ने बहुत पसंद किया है। न्यूज चैनल्स के काम करने के तरीके से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल यह भी है कि अगर किसी न्यूज चैनल के सामने टीआरपी और ट्रस्ट में से किसी एक को चुनने का विकल्प हो तो वो क्या करेगा। ज्यादातर न्यूज चैनल्स ऐसी स्थिति में टीआरपी को चुनते हैं और ट्रस्ट यानी आपके भरोसे को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जी न्यूज ने हमेशा टीआरपी को छोड़कर ट्रस्ट यानी आपके भरोसे को चुना है। जी न्यूज टीआरपी के खेल में विश्वास नहीं रखता और इसीलिए हम टीआरपी को पीछे छोड़कर आपका भरोसा जीतने में कामयाब रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप भी हमेशा जी न्यूज का साथ ऐसे ही देते रहेंगे और हम पर आपका विश्वास आगे भी बरकरार रहेगा। और एक बार फिर जी न्यूज को भारत का सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज चैनल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी और आपकी न्यूज पार्टनरशिप अब सुपरहिट हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी आज अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में पीएम मोदी का भाषण भारतीय समय के अनुसार करीब 8:30 बजे होगा। करीब 45 मिनट के भाषण में पीएम न सिर्फ अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करेंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान मजबूत हुई है। इससे पहले आज पीएम वॉशिंगटन में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल में पहुंचे। अमेरिकी कंपनियों के टॉप सीईओ से मुलाकात कर भारत में निवेश पर चर्चा की। India presents a large and growing market, but India is much more than a market. India is a reliable partner, a source of high quality scientific, engineering and managerial talent. मैं मानता हूं कि ये मुलाकात बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है और प्राइम मिनिस्टर मोदी का फोकस हमेशा एग्जीक्यूशन पर रहा है। पीएम मोदी अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले भारत के 5वें प्रधानमंत्री होंगे। इससे पहले मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिंह राव और राजीव गांधी अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर चुके हैं। अमेरिकी संसद ने 2005 में मोदी के अमेरिका आने पर रोक लगाई थी। रात करीब 12 बजे पीएम मोदी अमेरिका से मैक्सिको के लिए रवाना हो जाएंगे। आतंकवाद और पठानकोट में हुए हमले पर अमेरिका ने पाकिस्तान को फिर घेरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पाकिस्तान को हिदायत दी है कि वो जल्द पठानकोट आतंकी हमले की साजिश तैयार करने वालों को सजा दे। पीएम मोदी और ओबामा की मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान के मुताबिक ओबामा और नरेंद्र मोदी ने 2008 के मुंबई आतंकी हमले और 2016 के पठानकोट आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाने की पाकिस्तान से अपील की है। अमेरिका के मुताबिक अगर पाकिस्तान जल्द अपने देश में पनप रहे आतंकी संगठनों पर लगाम नहीं लगाएगा तो एक दिन खुद उसका निशाना बनेगा। In Pakistan, explaining to them that they're next if these terrorists continue. मंगलवार को मोदी और ओबामा के बीच द्विपक्षीय बातचीत करीब 3 घंटे तक चली थी। ओबामा और मोदी के बीच आतंकवाद, क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज और साइबर सिक्योरिटी पर बात हुई। अमेरिका के समर्थन के बाद भारत MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में शामिल हो गया है। अमेरिका ने भारत को NSG यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल करने का समर्थन किया है। अमेरिका ने जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर और दाऊद कंपनी जैसे संगठनों के खिलाफ भारत के साथ खड़े होने का भरोसा भी जताया। देश में कई एनजीओ चोरी छिपे धर्म परिवर्तन के काम में लगे हुए हैं। इन एनजीओ पर कार्रवाई हो सकती है।
खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक धर्म परिवर्तन के काम में लगे एनजीओ पर गृह मंत्रालय की नजर है। 18 ऐसे विदेशी डोनर्स की पहचान हुई है जो धर्म परिवर्तन में लगे एनजीओ की फंडिंग करते हैं। कुछ ऐसे ही एनजीओ के बारे में जानकारी मिली है जो हर छोटी मोटी घटना को सांप्रदायिक रंग देने की साजिश रचते हैं। जो पैसे विदेशों से मिल रहे हैं उनमें अमेरिका, साउथ कोरिया और यूरोप के देशों से बड़ी संख्या में रकम आ रही है। इन पैसों के बदौलत देश में काम करने वाले कुछ एनजीओ झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों में लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन के लिए एनजीओ की फंडिंग करने वाले 18 डोनर्स में से 2 अमेरिका, 2 साउथ कोरिया और 2 यूरोप के हैं। साल 2013-14 में विदेशी डोनर्स ने करीब 13,000 करोड़ रुपए एनजीओ को दिए। विदेशी डोनर्स की रकम का कुछ हिस्सा धर्म परिवर्तन में शामिल एनजीओ को भी मिला। दिल्ली में आज एमसीडी के तीनों मेयर्स ने बीजेपी पार्षदों के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली सरकार ने कल से 2 दिन का दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें राजधानी में सफाई की कमी समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बीजेपी पार्षदों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर केजरीवाल सरकार के विरोध में नारेबाजी की। एमसीडी के मेयर्स के साथ कई कर्मचारी धरने पर बैठ गए। जब इन्हें हटाने की कोशिश की गई तो पुलिस के साथ बीजेपी पार्षदों और एमसीडी कर्मचारियों की धक्का मुक्की भी हुई। बाद में कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के घर में चूड़ियां फेंकी। प्रदर्शन में केजरीवाल के मंत्री कपिल मिश्रा की मां और बीजेपी नेता अन्नपूर्णा मिश्रा भी शामिल थी। पाने का तो कोई फायदा कर नहीं सके, अपना काम करना नहीं चाहते, जो काम एमसीडी का उस काम का केस बोलना चाहते हैं। गुना गुना संपत्तिकरण में अपने वृद्धि की है, उसको निरस्त करो। 14 वित्त आयोग की सिफारिश को लागू करो। लोगों की पेंशन को आप जारी करो। एमसीडी का ये प्रदर्शन 2 दिन का विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के दिल्ली सरकार के फैसले के विरोध में था। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार एमसीडी के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। बीजेपी की मांग है कि दिल्ली सरकार एमसीडी में 4थे वित्त आयोग की सिफारिशें लागू करे। बिहार के चर्चित चारा घोटाले से जुड़ी कुछ फाइलें अब गायब हो गई हैं। फाइल पटना में पशुपालन विभाग के दफ्तर से गायब हुई हैं। पुलिस ने इस मामले में पुराना सचिवालय थाने में केस दर्ज किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को बचा रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार के आने के बाद कहीं न कहीं सरकार अपनी ताकत का उपयोग लालू जी को बचाने के लिए कर रही है। कयास लगाने से कोई तो फायदा है नहीं, पहले जांच का नतीजा आ जाने दीजिए। करीब 900 करोड़ का चारा घोटाला 90 के दशक में सुर्खियों में आया था। चारा घोटाले में फर्जी तरीके से सरकारी खजाने से पैसे निकाले गए थे। चारा घोटाले की वजह से लालू प्रसाद यादव को 1997 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। चारा घोटाले के एक केस में लालू को 5 साल की सजा हो चुकी है। फिलहाल वो जमानत पर हैं। हालांकि अभी तक ये पता नहीं लग पाया कि जो फाइल गायब हुई है उसका लालू से जुड़े केस से कोई संबंध है या नहीं। बिहार में 12वीं के नतीजों में फर्जीवाड़े के बाद आज बोर्ड अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। बिहार सरकार के कड़े रुख के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। बिहार सरकार ने कल बोर्ड अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। मांगा गया था उनसे इस्तीफा और उनको आज शोकॉज भी किया गया था कि क्यों नहीं आपको हटा दिया जाए, तो उनका इस्तीफा आ गया। इस्तीफा आया है बिहार इस परीक्षा के हेड का, तो ये अपने आप में ये है कि अब नीतीश कुमार जी भी सोचें, अगर उसकी गलती है तो फिर सीएम कहाँ दोष मुक्त हुए। हाजीपुर पहुंची एसआईटी की टीम ने जीए इंटर कॉलेज के सेंट्रल सुपरिटेंडेंट शैल कुमारी समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया। जीए कॉलेज में ही विष्णु राय कॉलेज के छात्रों का सेंटर था। विष्णु राय कॉलेज की रूबी राय और सौरभ कुमार पर फर्जीवाड़े के सहारे टॉप करने का आरोप है। रूबी राय के घर पहुंचकर एसआईटी की टीम ने उससे पूछताछ के लिए हाजिर होने का नोटिस चिपकाया है। 12वीं में आर्ट्स की टॉपर रूबी राय ने मीडिया से इंटरव्यू में पॉलिटिकल साइंस को प्रोडिगल साइंस कहा था। साइंस के टॉपर सौरभ कुमार को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर नहीं पता है। दोबारा इंटरव्यू के बाद साइंस के टॉपर सौरभ कुमार समेत 2 छात्रों का रिजल्ट रद्द कर दिया गया है। आर्ट्स की टॉपर रूबी राय को इंटरव्यू के लिए 11 जून को एक और मौका दिया गया है। कल पुलिस ने रूबी राय और सौरभ कुमार समेत 3 टॉपर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। मथुरा के जवाहर बाग में तलाशी अभियान के दौरान बम निरोधक दस्ते को एक रॉकेट लॉन्चर मिला है। पुलिस के मुताबिक जवाहर बाग से मिला रॉकेट लॉन्चर मेड इन यूएसए है। बम निरोधक दस्ते ने इसे लेकर मथुरा के सदर बाजार थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है। जवाहर बाग की घटना के बाद 5 दिन बाद भी इस तरह के जो अत्याधुनिक हथियार जो अंदरूनी इलाकों में रखे हुए थे, आखिरकार रामवृक्ष यादव के जो मंसूबों को अंजाम देने के लिए तैयारी में बताया जा रहा है।
पुलिस जांच कर रही है कि आखिर अमेरिका में बना रॉकेट लॉन्चर हिंसा के मुख्य आरोपी रामवृक्ष यादव तक कैसे पहुंचा। सामान प्राप्त हुआ, उस पर लॉन्चर मेड इन यूएसए लिखा गया, उसको वेरीफाई करा रहे हैं कि कौन सा इक्विपमेंट है और आगे की कार्रवाई चल रही है। जवाहर बाग में हिंसा के बाद भारी मात्रा में हथियार मिले थे। 260 एकड़ इलाके से पुलिस ने 7 पिस्टल, 6 राइफल, 179 हैंड ग्रेनेड, कट्टे और कारतूस के साथ हथगोले बरामद किए थे। साथ ही विस्फोटक बनाने वाला पाउडर, ग्रेनेड बनाने की इलेक्ट्रॉनिक प्लेट और तलवार भी मिली थी। 2 जून को जवाहर बाग में पुलिस अतिक्रमणकारियों को हटाने पहुंची थी। इस दौरान उस पर हमला हो गया। हमले में एसपी मुकुल द्विवेदी और फरह के थानेदार संतोष यादव शहीद हो गए थे। 27 उपद्रवी भी मारे गए थे। जवाहर बाग पर रामवृक्ष यादव की अगुवाई में स्वाधीन भारत सुभाष सेना नाम के संगठन ने 2 साल से कब्जा कर रखा था। कल यूपी सरकार ने मथुरा में हुई हिंसा के मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। मॉनसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। केरल में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। केरल में मानसून मौसम विभाग के अनुमान के एक दिन पहले ही पहुंच गया। केरल के साथ साथ लक्षद्वीप के कई हिस्सों में भी जबरदस्त बारिश हुई। हालांकि दिल्ली में फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा और यूपी में गर्म हवाओं से राहत जरूर मिलेगी। आज भारी से बहुत भारी बारिश पूरे केरला में देखने को मिली है। 70 मिलीमीटर से लेकर 150 मिलीमीटर तक बारिश कई जगह के आंकड़े आए हैं। दिल्ली में भी ऐसा ही उमस भरा मौसम रहेगा क्योंकि अभी कोई विशेष ठंडा शावर वगैरह की उम्मीद नहीं है अगले 2 से 3 दिनों के दौरान। पंजाब, हरियाणा, यूपी में ऐसा कोई हीट वेव इस समय नहीं है, लेकिन क्योंकि पारा 40 के आसपास है और ह्यूमिडिटी है, इसलिए थोड़ा कह सकते हैं कि उमस भरा मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग ने पहले मानसून 7 जून तक केरल में पहुंचने का अनुमान जताया था। इसके बाद मौसम विभाग ने केरल में मानसून 2 दिनों की देरी से पहुंचने की संभावना जताई थी। मौसम विभाग ने इस बार 106% मानसून की बारिश का अनुमान जताया है, जो सामान्य से 6% ज्यादा है। आज केरल में भारी बारिश के बाद आए भूस्खलन में 36 साल के एक शख्स की मौत हो गई। फिल्म उड़ता पंजाब के सीन काटने का विवाद अब अदालत पहुंच गया है। सेंसर बोर्ड की आपत्ति के खिलाफ फिल्म के निर्माता विकास बहल और अनुराग कश्यप ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। कहा जा रहा है कि सेंसर बोर्ड की रिवाइजिंग कमेटी ने फिल्म के 89 दृश्यों और पंजाब का जिक्र पूरी तरह हटाने को कहा है। अनुराग ने सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निहलानी पर तानाशाही का आरोप लगाया है, लेकिन निहलानी ने आरोपों से इनकार किया है। अनुराग कश्यप पर आम आदमी पार्टी से पैसे लेने का भी आरोप लगाया। की पर्सनल प्रॉब्लम्स हर उस आदमी के साथ है जो उनसे एग्री नहीं करता। पहला नीलानी मेरे कोई दुश्मन नहीं है, जाति दुश्मन नहीं है, लेकिन जब मेरी फिल्म सेंसर बोर्ड में अटकी और जब मैंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, मैं उनका दुश्मन हो गया। जैसे आप लोग जैसे सुनते हो वैसे मैं भी बहुत कुछ सुनता हूँ, लेकिन उस बात को कितना सच्चे, जो इस बात में सत्य नहीं है उस बात में कितना सत्य होगा मैं नहीं कुछ कहूँगा। पंजाब में नशे की समस्या पर आधारित फिल्म है उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब में शाहिद कपूर के अलावा करीना कपूर और आलिया भट्ट भी हैं। उड़ता पंजाब 17 जून को रिलीज होने वाली है, लेकिन अब इसमें देरी हो सकती है। फिल्म उड़ता पंजाब के सीन काटने का विवाद अब अदालत पहुंच गया है और उसके बाद पहलाज निहलानी के सेंसर बोर्ड अध्यक्ष पद बनने के बाद कई फिल्मों को लेकर के विवाद में एक ये फिल्म भी जुड़ गई है।